हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की नीट और जेई मेंस का तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है एल्कोहल, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्कोहल जो चैप्टर है वो मैं पूरा इसी में डिस्कस करने वाला हूं। और जो फिनॉल एंड ईथर है ना, जो फिनॉल एंड ईथर है उसका एक अलग चैप्टर, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, दोनों एक ही साथ में। तो उसको भी आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के बारे में। फटाफट देखिएगा, इसमें पूरा हम लोग अल्कोहल डिस्कस कर लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत सारे रिएक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो हो चुके हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आप वीडियो को सीरियल वाइज देख रहे हो ना। ये रिक्वेस्ट है यार, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज आप वीडियो को एक सीरियल वाइज में देखा करिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले जीओसी पढ़ाया था ना, तो जीओसी पढ़िएगा। उसके बाद मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था और हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाया था, फिर एल्किल हैलाइड पढ़ाया था। और अभी आपका एल्कोहल डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो एल्कोहल उसके बाद पूरा पढ़िएगा। और उसके बाद एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लीजिएगा। तो रिएक्शन वाले जो पार्ट हैं वो आपके सारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दो चैप्टर जो छोटे छोटे और बचते हैं, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर हो गया, और इसको भी आप लोग अच्छे कर लीजिएगा, जिसमें बाई मॉलिक्यूल्स ये सारी चीजें होती हैं। और एक होता है पॉलीमर वाला चैप्टर लास्ट में, वो भी मैं अंत में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। तो इसी सीरियल में पूरा वीडियो देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिएगा एल्कोहल को, है ना। एल्कोहल क्या होते हैं, कई तरह के एल्कोहल होते हैं। सबसे पहले आपको एल्कोहल के कुछ नाम याद रखने हैं, जो कि आपको जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में। ये देख रहे हैं, जिसमें OH ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। अच्छा, ग्लिसरॉल, ये देखो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देख रहे हो, CH2H, CHOH और CH2H को बोलते हैं ग्लिसरॉल। CH2H, CHOH चार कार्बन है, चार और CH2H इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल, है ना। ये आपका प्रोपेन 1 2 3 डाइल होगा, क्योंकि अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे, इसका IUPAC नेम लिखोगे तो 1 2 3, है ना। ये आपकी पैरेंट चेन हो जाएगी। तो कितने कार्बन है, तीन। तो प्रोपेन 1 2 3, 1 पे ऑल, 2 पे ऑल और 3, तो 1 2 3 ट्राई ऑल बोल देंगे। ये देखो बेंजिल ग्रुप होता है, याद रखिएगा। कभी अगर इस तरह से, इसको बोलते हैं फिनिल, याद रखिएगा, इसको फिनिल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आप क्लोरीन लगाओगे तो इसको बोलेंगे फिनिल, ये पूरा कहलाता है फिनिल, है ना। और क्लोरीन लगा दोगे तो फिनिल क्लोराइड। और बेंजिल का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसे एक, यहाँ पे CH2 होगा। अब यहाँ से जब आप कुछ लगाओगे इसको बोलेंगे क्या, बेंजिल। तो इसको अगर क्लोरीन यहाँ पे लगाओगे इसको बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोरीन, फेनिल और बेंजिल के बारे में याद रखिएगा। अगर OH होगा और CH3 होगा तो OH CH3 को मिला के हम लोग क्रिसॉल बोलते हैं। अगर CH3 मतलब ऑर्थो पर होगा तो ऑर्थो क्रिसॉल बोलेंगे। CH3 अगर मेटा पर होगा तो मेटा क्रिसॉल होगा। कुल मिला के बेंजीन रिंग होगा, और OH और क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है तो ऑर्थो नाइट्रो। और ये फिनॉल होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल भी बोलते हैं, आपको पता होगा। एरोमेटिक जो भी एल्कोहल होता है उसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑर्थो पर नाइट्रो लगा है तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल बोलेंगे। यहाँ पे देखो, अगर आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। इसको बोलते हैं कैटिकॉल, देख रहे हो। अगर OH के आर्थो पर आर्थो हो जाए इसको बोलते हैं कैटिकॉल। OH के मेटा पर अगर OH आ जाए इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, और पैरा पर अगर आ जाए इसको क्यूनॉल बोलते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि प्रिपरेशन, आप एल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हो। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ये ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है। अगर आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसमें यही तो किए थे। एल्किल हैलाइड से SN1 SN2 कराते थे कि नहीं, याद है। एल्किल हैलाइड लेते थे, SN1 SN2 रिएक्शन कराते थे, वो ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है। ये सारा रिएक्शन देख लीजिए, SN1 SN2 वाला, ठीक है ना। इसको फिर से बताने की क्या कोई जरूरत है क्या, नहीं। देखो एल्किल हैलाइड जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें मैं इसको पूरा आधे घंटे दिया हूँ। SN1 SN2 E1 E2 को आधे घंटे से ज्यादा टाइम दिया हूँ। काफी अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। सेम PDF को, ये सब PDF जो देख रहा हूँ ना, ये सब कुछ वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसको फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई एल्किल हैलाइड है, मान लीजिए कि ये आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री हैलाइड है। हम लोग ले रहे हैं H2O सॉल्वेंट, है ना। H2O का मतलब एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये SN1 रिएक्शन होता है। इसे मैंने बताया था कि OH माइनस जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है, यही अटैक करता है और इसमें रेसमाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे ROH बनता है, जब कार्बन कार्बन होता है तो रेसमाइजेशन बनता है। तो ये सारी चीजें बता चुकी। देखो एल्कोहल बना, तो ये एल्कोहल बनाने का एक तरीका है, याद रखिएगा। SN1 और SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, एल्किल हैलाइड की मदद से। क्लियर है। फिर बात करते हैं फ्रॉम एल्किल, एल्किल से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड है वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन का
सोचो अगर आप रिडक्शन करा दो तो क्या एल्कोहल बन जाएगा? यार सिंपल सी बात है, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन बनता है। उसी तरह अगर आप उसका रिडक्शन कर दोगे एल्डिहाइड का तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और अगर 2 डिग्री अगर आप कीटोन का रिडक्शन कर दोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखो ये आपका एक एल्डिहाइड है RCHO, इसकी रिएक्शन जो हम करेंगे RMGS का मतलब एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। और उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं, है ना। पहले RMGX से कराओ, फिर H3 मतलब हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखो ये बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप सोच रहे होंगे सर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर आप सब एक ही साथ बता देते तो मजा आ जाता, है ना। ग्रिग्नार्ड की जितनी भी रिएक्शन है, तो क्योंकि बार बार थोड़ा थोड़ा सब में आता है तो समझ नहीं आता, तो एक साथ अगर आप बता देते तो ज्यादा मजा आता। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले ग्रिग्नार्ड को ही पूरा पढ़ लेते हैं, ताकि ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो ना वो क्लियर हो जाए। सारे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एक ही जगह में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ग्रिग्नार्ड होता है RMGX, पहले याद रखिएगा, R का मतलब कोई भी मेथिल एथिल कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। इसमें याद रखिएगा जब इसको आप ब्रेक करोगे तो यही क्या होता है, अटैकिंग रीजेंट होता है, यही अटैक करता है, यही आपको याद रखना है। जैसे CH3MgX होता है तो CH3 माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे R माइनस अटैक करेगा, यही आपका अटैकिंग रीजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी मेटल ले सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन डायरेक्ट EMG मेटल से अटैच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका की पॉइंट है, याद रखिएगा, जो अटैक करेगा वो R माइनस करेगा। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड बनाएंगे कैसे, ग्रिग्नार्ड का मतलब ये RMG बना कैसे होगा, RMGX। तो कुछ नहीं किया होगा आपने, कोई एल्किल हैलाइड लिया होगा, उसको EMG से रिएक्शन करा दिया होगा। और सॉल्वेंट तो लेना जरूरी है, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि किस रिएक्शन को होने के लिए मीडियम जरूरत पड़ेगी, जो कि ड्राई ईथर से मिलेगा। और यहाँ से आपका बन जाएगा RMGX, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH2 है, दो Cl है, तो EMG ड्राई ईथर से रिएक्शन कराओगे तो EMG आ जाएगा, EMGCl। फिर यहाँ पे देखो EMGCl आ जाएगा। तो कुल मिला के देखो EMGCl आ गया, तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। अच्छा आप बोलोगे सर इस रिएक्शन को पूरा बता दीजिए, देखो इसमें क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ पूरा। देखो CH2 है ना, Cl है। पहले बताओ क्या ये ग्रिग्नार्ड है? नहीं। जब आप इसको EMG से, एक EMG से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, एक EMGCl आ जाएगा। चलो हम इसको यही लिख देते हैं, जब एक रिएक्शन EMG से कराओगे तो EMGCl आ जाएगा। अब EMGCl का मतलब क्या हो जाएगा, क्या ये ग्रिग्नार्ड हो जाएगा? अब तो ये पूरा RMGX बन गया ना। मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड में जैसे RMGX है तो R के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव, यानी जब आप यहाँ से इसको क्या ले सकते हो, क्या इससे आप ऐसे लिख सकते हो CH2, यहाँ पे CH2 माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना EMGCl हटाओगे तो माइनस आ जाएगा। ये की पॉइंट होता है ना, बस माइनस आ गया। अभी बात बताओ, माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो क्या यहाँ से नेगेटिव, ये Cl गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। और फाइनली आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यही वाला वो रिएक्शन था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वैसे ये भी हो गया आपका, यहाँ से EMGCl बनाना, फिर ये निगेटिव जाएगा, यहाँ पे रिंग बन जाएगा, और यहाँ से Cl निकल जाएगा, फाइनली हमारा ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा वैसे रेट आपने देखा होगा हमेशा आई का, RI का ज्यादा होता है, क्योंकि CH3 है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि कार्बन और आयोडीन में ये 2p होता है, 2p ऑर्बिटल का, ये 5p ऑर्बिटल, दोनों में कोई दोस्ती नहीं है, दोनों में ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। इसकी वजह से आई को ब्रेक करना ज्यादा आसान है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। कभी भी आपको किसी भी न्यूक्लियोफाइल को, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर आप न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो अटैक करना चाहता है तो RI पे अटैक करना उसके ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आई गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि है ना, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं नाम देता हूँ सावधान रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना, मतलब आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है, बिल्कुल केयरफुल हो जाना है, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग थोड़ा सा। ग्रिग्नार्ड है, मान लीजिए RMGX, क्या है, RMGX ग्रिग्नार्ड है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड में जो अटैकिंग रीजेंट होता है R माइनस, जैसे CH3MgBS हो तो उसमें CH3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब X का मतलब हाइड्रोजन है। अगर इसकी रिएक्शन आप किसी एसिडिक हाइड्रोजन से कराते हो, एसिडिक हाइड्रोजन एटम में समझते हो, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब FON और C ट्रिपल बॉन्ड C। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे SP हाइड्रोजन है, तो S करेक्टर यहाँ का ज्यादा होगा, और S करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो उसका जो हाइड्रोजन होता है यही होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अमोनिया हो गया, HF हो गया, और उसके बाद आपका H2O हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो। तो समझ में आ रहा है नहीं, तो ये सब क्या होंगे, आपके एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसे कराएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो CH3 माइनस है ना, ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन, क्योंकि ये बेस है ना, ये तो बेस होगा, है ना, ये बेस होगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे CH4 बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पे किसी तरह का कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है। आपने अभी तक देखा होगा ग्रिग्नार्ड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा था, लेकिन याद रखिएगा अगर ग्रिग्नार्ड कभी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा
एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा? RH बनाएगा, मतलब एल्कीन बनाएगा। क्यों? यही जो एसिडिक हाइड्रोजन है यही R माइनस से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे X हटा दीजिएगा, यहाँ पे H बना देगा RH। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, याद रहेगा। अच्छा, मैं इसको सावधान, सावधान का मतलब ये है, कभी भी आपको ये C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ अगर हाइड्रोजन दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि रिएक्शन यही पे होना है, एसिड बेस रिएक्शन होने वाला है। बहुत सारे रिएक्शन मैंने बताया था, जैसे टॉलिंग के साथ भी, फेलिंग के साथ भी, है ना, बहुत सारे बर्च रिडक्शन में भी, याद है, सबके साथ एसिडिक हाइड्रोजन का मैंने रिएक्शन आपको बताया होगा, तो ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक है। इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन की, अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन की अगर रिएक्शन आप कार्बोनिल कंपाउंड से कराओगे तो भी आपको मिलेगा। कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना। RCHO है, ये एक एल्डिहाइड है, तो RC डबल बॉन्ड O, ये H हो गया। इसकी रिएक्शन आप RMgX या R-MgX से कराओगे तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। R माइनस है, ये अटैक करेगा यहाँ कार्बन पे, कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा बताओ? यहाँ से ये निगेटिव, ठीक है, तो सबसे पहले ये बन जाएगा RCO, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे R डैश आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। यही बन गया, और लास्ट में क्या करेंगे? O की जगह पे जो आपने, क्योंकि जब आप RMgX को ब्रेक करोगे ना, R डैश MgX को, तो ये बनता R डैश माइनस और MgX प्लस। अब ये जो प्लस वाला है ना, ये ले जाके O के साथ जोड़ दो और फाइनली हमारा बन जाएगा RCH और यहाँ पे O, MgX और यहाँ पे R डैश बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो MgX की जगह पे क्या आ जाएगा? H, क्योंकि देखो हाइड्रोलिसिस कराया गया ना, तो लास्ट में MgX की जगह पे क्या, MgX की जगह पे H आ जाएगा और यही आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो कैसे बनाया गया, समझ में आया? अरे कुछ नहीं किया गया जी, बच्चों वाला चीज है, न्यूक्लियोफाइल था, R माइनस अटैक कराया, खत्म काम, है ना। चलो, अच्छा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूं कि जितना लेस बल्कि होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड में जो न्यूक्लियोफाइल होता है R माइनस, उसका अटैक करना यहाँ पे ज्यादा आसान होगा। तो ये ऑर्डर आप देख सकते हो, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना, चलिए ये बात याद रखिएगा। वैसे भी इसको भी चाहे याद रख सकते हो, ये पूछेगा नहीं, वैसे जान लो, जितना माइनस सम इफेक्ट ज्यादा होता है ना, ये मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया था माइनस सम प्लस सम के बारे में, जितना माइनस सम इफेक्ट ज्यादा होगा उसका भी याद रखिएगा ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? उसका भी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये रिएक्शन देखो, अगर मान लीजिए कि कोई एसिड या एसिड का मतलब एसिड डेरिवेटिव है ना, जैसे RCOCl ले लो, है ना, एसिड क्लोराइड ले लो, या फिर RCOOR एस्टर ले लो, है ना, तो ये सब अगर होंगे तो इसमें कैसे रिएक्शन कराते हैं, ध्यान सुनना। इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। पहले तो ये बताओ, क्या इसमें 2 मोल गिग्नार्ड की जरूरत पड़ेगी? क्या इसमें 2 मोल गिग्नार्ड की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे सर कैसे? देखो, R है, CO है और Cl है। ठीक है, जब यहाँ पे गिग्नार्ड रीजन मान लो R डैश MgX से रिएक्शन आप करा रहे हो, R डैश का मतलब R माइनस, ठीक है, तो R डैश, चलो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, CH3 लेता हूँ, थोड़ा आसान लगेगा आप लोग को, CH3 MgX, चलो यहाँ पे R को मान लेते हैं CH3 CH2 एथिल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो मैं इस रिएक्शन को फिर से लिखता हूँ, तो आप ज्यादा, CH3 है, CH2 है, CO है, Cl है। इस रिएक्शन को ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में करा रहा हूँ CH3 MgCl से करा रहा हूँ, ठीक है, ग्रिग्नार्ड से करा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा? CH3 माइनस ड्राई इथर ले लीजिएगा, CH3 माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ये CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C और यहाँ पे O और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Cl और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। MgCl मत लिखिएगा, अभी यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी निगेटिव चार्ज देखो निकलने के चांस, इसका हटने के चांस है, क्योंकि आपको जब भी प्रोडक्ट बनाना है तो वहां पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होगा? या तो MgCl लगा दो, बट MgCl लगाने से अच्छा क्या है कि आप निगेटिव को यहाँ पे लाओ, यहाँ पे देखो Cl गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, बस प्रोडक्ट आपका बन गया। तो ये बन जाएगा CH3 CH2, है ना, CH2 है ना, CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आप लोग का बता दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगा। एक्चुअली इसमें 2 प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? CH3C और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 बन जाएगा, यही बनेगा। देख लीजिए सब लोग, सभी लोग देख लीजिए, यही बनेगा, सबसे पहले कीटोन बन जाएगा। अब क्या होगा? अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से देखो कीटोन आ गया, तो क्या फिर कीटोन पे रिएक्शन हो सकता है क्या? गिग्नार्ड की रिएक्शन कीटोन से मैंने पढ़ाया था ना, क्या करेंगे? CH3 माइनस का अटैक करेंगे, फिर जब अटैक होगा तो यहाँ पे एक CH3 फिर से लग जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे OMgX आ जाएगा, बाद में हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यानी कुल मिला के 2 CH3 लगा। पूरा मैकेनिज्म सबसे पहले समझ में आ रहा है, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, आप लोग बोलोगे सर ट्रिक ही बता दिया करो, क्या मैकेनिज्म बताते हो ना। चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली मैकेनिज्म थोड़ा सा वो जानना चाहिए, है ना, ताकि आपको चीजें पता चले कि हो क्या रही है। ठीक, देखो यहाँ पे ध्यान से फटाफट देखो ना आप लोग, 2 CH3 MgBr है ना,
यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 माइनस अटैक, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हटेगा, ये जेड है, गुड लिविंग ग्रुप है, ये हट सकता है। और यहाँ पे देखो कीटोन में, यानी कि कुल यहाँ पे दो ग्रिग्नार्ड जरूरत पड़ेगी, दो ग्रिग्नार्ड रिजेंट की जरूरत पड़ेगी। कैसे, एक बार इसको हटा देना, एक बार इसको हटा देना। तो यानी कि ट्रिक यही है कि आप देख लो कितना सी है, यहाँ पे OH आ जाएगा। जब एक यहाँ पे एक ग्रिग्नार्ड लगाओगे तो यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब OCH2H5 हटाओगे फिर से यहाँ एक CH3 आ जाएगा। क्या डायरेक्ट आप प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हो? देख लीजिए, देख लीजिए, बताइए बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ठीक है, चलो। तो ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे और थे, वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। चलिए एक काम करते हैं, जहाँ पे हमने टॉपिक को छोड़ा था वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो गिगनार्ड हो गया कि कार्बोनिल कंपाउंड से आप लोग कैसे अल्कोहल बनाते हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये सब रिएक्शन देखो हम लोगों ने कर लिया है। आप एक्चुअली क्या है कि आप एल्कीन से भी OH बना सकते हो, मतलब अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अगर आपने पढ़ा होगा, 2-3 बार बता चुका हूँ। आई थिंक ये तीसरी बार है। उस बार HBO मेथड, ये भी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, जिसमें एंटी मार्कोनिक होता है। इसमें क्या करते हैं, याद करिए, इसमें याद करिए, NaBH4 लेते थे ना, NaBH4 ये सारी चीजें लेते थे ना, H2O लेते थे, NaBH4 लेते थे। चलिए आगे बता देता हूँ, आगे अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक एल्कीन लेते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बनेगा। और अगर ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बन रहा है तो यहाँ पे इसको रीअरेंजमेंट कराइए, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कार्बोकेटायन जहाँ पे बन गया है वहाँ पे लास्ट में OH ले आके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और फाइनली हमारा एल्कोहल बन जाएगा। तो तीसरी बार ये रिएक्शन बता रहा हूँ, इसको फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये रिएक्शन देखो ध्यान से, H प्लस अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाने के लिए CH3 यहाँ आएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन तब यहाँ पहुंच जाएगा। और जब कार्बोकेटायन यहाँ पहुंच जाएगा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि ये CH3C, यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। और लास्ट में जहाँ कार्बोकेटायन है, डाइल्यूट लिया है, डाइल्यूट का मतलब इसमें वाटर होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, तो लास्ट में यहाँ पे OH लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हो चुका है। HBO में क्या करते हैं, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, इसमें BH3 है ना, BH3 लेते हैं और H2O2 लेते हैं। जानने वाली समझने वाली बात इसमें ये है कि ये जो आपका BH3 से क्या आता है, H आता है, याद रखिएगा। BH3 से H आएगा और H2O2 से OH आएगा, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो OH पे आता है नेगेटिव चार्ज, H पे आएगा प्लस चार्ज, तो माइनस वाले को प्लस से जोड़ देंगे, प्लस वाले को माइनस से जोड़ देंगे, और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये भी हो चुका है ना। HgOAC, अगर ये लिखा होगा कहीं ये रीजेंट, याद रखिएगा ये पूरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था, इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, ये मेरा उल्टा हो गया, सॉरी। एक्चुअली देखो इसमें एंटी मार्कोनिक होता है ना, क्या होता है एंटी मार्को, फिर से सुन लो, मैं पूरा बता देता हूँ, अगर एक बार रिवीजन करा देता हूँ। RCH डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है। इसमें आप BH3 का मतलब H होगा, H प्लस होगा, और H2O2 से OH आएगा, तो यहाँ से OH माइनस आएगा। अब देखो एंटी मार्कोनिक का मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ पे लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, एंटी मार्कोनिक का मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगेगा। एक्चुअली एंटी मार्कोनिक में होमोलिटिकली बॉन्ड फिजन होता है, देखिए रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ बनता है। तो यानी कि OH पहले कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड्स, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे CH2H आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ जाके लगा देंगे, तो ये कहते हैं एंटी मार्कोनिक रूल। क्लियर है? चलिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कुछ नहीं करना है, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है। पहले कार्बोकेटायन बनता है बट वो नॉन कन्वेंशनल बनता है, तो ये बात आ गई। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बस इसमें क्या करना है, जो भी एल्कीन देखो उसमें मार्कोनिक एडिशन लगा देना है, HOH का क्या करना है, मार्कोनिक एडिशन, मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना है। यही आपको याद रखना है। OH कहाँ से आता है, H2O से आता है, और हाइड्रोजन कहाँ से आता है, NaBH4 से आता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे ये सारी चीजें देख लीजिए, इसमें कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे देखो OH लगा देंगे, यहाँ पे H लगा देंगे, देखो प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे OH लगा देंगे, देखो मार्कोनिक, यहाँ पे H लगा देंगे, प्रोडक्ट बन गया। सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। बेयर एजेंट हो चुका है, मैंने बताया था बेयर एजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। इसका जो कलर होता है मैजेंटा पिंक होता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है कि अगर कोई एल्कीन है या एल्काइन है, अगर उसकी कोल्ड डाइल्यूट के मैंने फोर्स रिएक्शन कराओगे तो एक बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पे OH लगा देना है, और इस तरह से आपका ये बेयर एजेंट से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप बेयर एजेंट को पिंक, मेजेंटा पिंक जो होता है बेयर एजेंट का, अगर वो एल्कीन से रिएक्शन कराओगे तो उसका जो मेजेंटा पिंक कलर होता है वो गायब, कहीं कहीं पर्पल लिखा होता है तो पर्पल कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। क्लियर है क्या?
तो चलिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो फिर से बताने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। तो गिगनार्ड के बारे में हम लोगों ने सारी डिस्कशन कर ली है कि गिगनार्ड क्या होता था, ये सब हो चुका है, हो चुका है। चलिए ये आपने देखा होगा कई जगह पे आपने बोला होगा सर, पूछा अपने मन में डाउट होता होगा कि सर जैसे एल एच एस बी एच, आपने कई सारे चैप्टर में एल एच और एस बी एच से रिएक्शन कराया है, तो एक साथ अगर सब बता देते तो मजा आ जाता। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एल एच और एस बी एच के बारे में, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन के बारे में, ठीक है। देखो, एल को क्या बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और एस का मतलब होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। याद रखिएगा, आपको हमेशा न्यूक्लियोफाइल चुनना होता है, तो दोनों में ही न्यूक्लियोफाइल जो होता है या अटैकिंग रीजन जो होता है वो H- होता है, ये बात आपको याद रखना है। H- जनरेटर होता है दोनों, है ना। अब सुनिएगा, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, अगर आप एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा ध्यान से सुनना। 1 डिग्री हैलाइड 2, इसको याद कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, आपकी पूरी 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 प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी अगर आप इस चीज को याद करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड या 3 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड होगा अगर आप एल से रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सी बात है, जैसे आर एक्स है, H- से अगर रिएक्शन कराओगे तो फिर से वही न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक्स को हटाएगा और आर एच आपका एल्केन बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे SN2 रिएक्शन कौन सा, यार 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन होता है, SN2 फेवर करता है, लेकिन 3 डिग्री होगा SN1 मत कराना, SN1 नहीं, एलिमिनेशन याद रखना, 3 डिग्री में एलिमिनेशन होता है, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैंने क्या बताया, अगर आप एल कराते हो, एस बी एच मत याद रखना, मैं तो आपको बोलूंगा कंफ्यूज मत होना, इसको नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कितना याद करना है। एल एच के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है, जितना मैं बता रहा हूँ पूरी जानकारी। NaBH4 के बारे में अभी बताता हूँ आपको क्या जानना है। 1 डिग्री हाइलाइट होगा तो याद रखना LaH SN2, इसमें कहीं SN1 है नहीं, SN1 यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, SN2 होगा और 3 डिग्री होगा तो एलिमिनेशन का मतलब वही E1 E2 जो आपने पढ़ा था, एलिमिनेशन वो वाला पार्ट होगा। SBH का अगर आप याद करना चाहो तो कर लो, बट मैं तो बोलूंगा मत याद करना क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। 1 डिग्री के साथ तो SBH, क्योंकि SN1, SBH में क्या होता है SN1, है ना। एच से SN1 याद रखना, एस मतलब ऐसे ऐसे नहीं याद होगा, SN1 याद रखना, तो यहाँ पे SN1 नहीं होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो 2 डिग्री में SN1 होगा, 3 डिग्री में भी SN1 होता है, इसमें केवल SN1 होता है। चाहते आप याद कर लो कि LaH लोगे तो SN2 और एलिमिनेशन होता है, और अगर NaBH4 या SBH लोगे तो केवल और केवल SN1 होता है। 1 डिग्री क्यों नहीं देगा SBH, क्योंकि 1 डिग्री SBH इसलिए नहीं देगा क्योंकि SN1 1 डिग्री हाइलाइट में नहीं होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा, ये आपको क्या देता है, SN2 रिएक्शन देता है, और अगर 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड है तो ये SN1 रिएक्शन देता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखो 1 डिग्री है, SBH नहीं होगा, LaH हो जाएगा। यहाँ देखो 2 डिग्री है, LaH हो जाएगा और SBH भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए सारी चीजें हो गई हम लोग की, ये भी हम लोगों ने कर लिया। जैसे LaH है, अगर आप LaH की रिएक्शन या SBH की रिएक्शन किसी कीटोन से कराओगे तो क्या बनेगा, तो देख लीजिए फटाफट, कीटोन से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। LH का मतलब क्या होगा, हाइड्राइड आयन होगा, H- अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यार सिंपल सी बात है, एल्कोहल बनेगा। अब सीधी सी बात है, चाहे कीटोन का डायरेक्ट आप रिडक्शन, LH और SBH क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे आपका कीटोन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, यहाँ COH आ जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा ना। कैसे बना होगा पता है मैकेनिज्म, H- अटैक किया होगा, यहाँ पे ऑप्शन पे नेगेटिव आया होगा, लास्ट में हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, लास्ट में फिर से क्या लगा देंगे, O- की जगह पे OH लगा देंगे, और फाइनली हमारा CHOH बन जाएगा, और ये हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। फिर से देखो LaH है ना, क्या अटैक करेगा, H- अटैक करेगा, तो H- अटैक किया तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे H आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे O के जगह पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोलिसिस, D2 को लेके लिखे, डी H2O नहीं लिखा है, हाइड्रोलिसिस जो है H2O नहीं करा, D2O करा रहा, तो O पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, तो OD आ जाएगा। फिलहाल ये सब आपको इतना ज्यादा नहीं जानना है, बस छोटा मोटा आप लोग क्वेश्चन जानते रहो, ठीक है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। एसिड डेरिवेटिव मैंने बता ही दिया है कि कैसे LaH, हाँ देख लो फिर से, LaH वही जो है, LaH से रिएक्शन कराओगे खुद बताओ, RCOCl ले लो, है ना, RCOCl ले लो या RCOOCOR ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप इनका रिडक्शन कराओगे तो हमेशा आपको एल्कोहल ही मिलेगा, क्या बनेगा, RCH2OH ही बनेगा, ये बात आप याद रखिएगा। चाहे आप X ले लो, चाहे आप ये सब कुछ भी ले लो, इसमें हमेशा आपका यही बनेगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हो, LaH याद रखिएगा सबके साथ, LaH होगा वो सबके साथ, कोई भी आप देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर वेस्टर सब सबसे रिएक्शन करेगा, और SBH केवल इन तीन के साथ करता है, एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ और ये एसिड हैलाइड के साथ। इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैंने आपको पीछे बताया था उतना ही जान लीजिएगा, आपकी सारी चीजें यहाँ पे। सो गाइस, जब हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एक से एल्किल हैलाइड को ध्यान से देखिए, और इसके रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं LaS से, NaBH से, या फिर PS3SNS से, है ना। ये एक प्रकार से आपका सब मेटल एसिड है, ZnHCl है, ZnCH3COH है,
जिंक H2O है, ROH है, तो ये सब क्या है, ये सब मेटल एसिड है। या आप HI रेड फास्फोरस के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन क्या होगा, इसके बारे में देख लीजिए। तो देखो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कोई एल्किल हैलाइड होगा, अगर आप उसका LAH या फिर NaBH या फिर PH3SN जिसमें जो हाइड्राइड H- होता है वही न्यूक्लियोफाइल होता है, वही जाके अटैक करेगा और यहाँ से X निकलेगा और फाइनली हमारा एल्केन बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद मेटल एसिड, मेटल एसिड भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। याद रखिएगा मेटल एसिड भी क्या करता है, रिडक्शन। जैसे मान लीजिए कि RX है, इसको किस में चेंज कर देगा, अगर मेटल एसिड मेटल जैसे मान लीजिए SN है, SC है, तो ये क्या बना देगा, RH, इसका रिडक्शन कर देगा। जैसे मान लीजिए RCOH है, अगर आप मेटल एसिड लगो तो क्या बन जाएगा, RCH2H बन जाएगा। अच्छा, क्या LAH भी ऐसे रिएक्शन देता है, बिल्कुल। तो LAH जैसा ही आपका मेटल एसिड भी रिएक्शन देता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है क्या। चलिए ये भी आपका मेटल HI रेड फास्फोरस जो होता है एल्केन में चेंज होता है, याद रखिएगा। आप कुछ भी ले लो, अगर HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराओगे तो हमेशा आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन बनता है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर HI रेड फास्फोरस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं आपको बता दूं, कुछ भी ले लो, चाहे आप एसिड ले लो, है ना, चाहे आप एस्टर ले लो, RCOR ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे आप CHO ले लो, चाहे आप कीटोन ले लो, है ना, RCOR ले लो। अगर आप कुछ भी लेते हो, अगर आप इन सब का अगर रिडक्शन कराओगे, है ना, अगर आप इन सब का रिडक्शन कराओगे किससे, HI रेड फास्फोरस से, तो याद रखना ये HI रेड फास्फोरस में जो हमेशा प्रोडक्ट बनता है वो आपका एल्केन ही बनता है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे की बात देखिए, हम लोग अब पढ़ेंगे मेथेनॉल के बारे में, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है और वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो चलिए मेथेनॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। मेथेनॉल होता है CH3OH। क्या होता है, CH3OH। इसको हम लोग वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, है ना। एक्चुअली जो मेथेनॉल बनाया जाता है वो गीली लकड़ी से बनाता है। गीली लकड़ी समझते हो, जो आपका वेट लकड़ी होती है ना, वेट वुड होता है ना, उसी से हम लोग क्या करते हैं, मेथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। क्लियर है क्या। ये जो मेथेनॉल होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 337 केल्विन होता है, ठीक है ना। काफी पॉइजनस होता है। आपने सुना होगा कि देसी शराब पी के इतने लोग मर गए, ये हो गया, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये वही होता है, मेथेनॉल ही होता है। कभी इथेनॉल से कोई नहीं मरता है ना, C2H5OH इससे नहीं कोई मरता है। अगर उसमें मेथेनॉल मिल जाता है ना, उसी वही क्या होता है, पॉइजनस होता है और उसी से लोग मर जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा जो भी कंज्यूम करता है ना, तो उसको ब्लाइंडनेस हो जाता है और अगर लार्ज कंज्यूम करने पे डेथ भी हो सकता है, ठीक है क्या। तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड लिक्विड, है ना, तो ये याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, गीली लकड़ी से ही क्या करते हैं हम लोग इसको बनाते हैं, वेट वुड से ही इसको बनाते हैं। जब आप वेट वुड को हीट करोगे ना, जब आप वेट वुड को हीट करोगे तो यहाँ से कई सारी चीजें बनती हैं। CH3OH मेथेनॉल बनता है, CH3CHO, CH3COH, H2O, कई सारी चीजें हैं। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी चीजें अगर बन रही हैं तो इसको अलग कैसे करेंगे। यार सिंपल सी बात है, अलग करने का मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो CH3CHO होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है क्योंकि एल्डिहाइड है ना। और इनके पास तो देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, इन सबके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन का होने के कारण यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CH3CHO में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन से अटैच है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो बॉइलिंग पॉइंट लो है यानी कि थोड़ा सा भी अगर आप डिस्टिल करोगे, डिस्टिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बॉयल करने के बाद अगर डिस्टिल करोगे, है ना, डिस्टिल करोगे तो CH3CHO क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अब केवल कितने बचे, 4 थे पहले, अब 3 बच गए। 3 कौन कौन से बच गए, CH3OH, ये सारी चीजें बन गई, देख लो ये तीनों बचे हैं, H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो COH, है ना, अगर आप इसमें से CH3COO को हटाना चाहते हो, किसी एसिड को हटाना चाहते हो, क्योंकि आपको CH3COH को भी हटाना है, तो आप किसी बेस को ले लो। तो बेस क्या करेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बना देगा, तो सॉल्ट अलग हो जाएगा। तो सॉल्ट जो भी प्रेसिपिटेट होगा उसको निकाल लो बाहर। अब आपके 2 ही बचे हैं, है ना। कौन कौन बचा है, CH3OH आपका बचा है और H2O बचा है। अब H2O और CH3OH को कैसे कैसे अलग करेंगे, तो MgCl2 डाल दो, MgCl2 या CuSO4 डाल दो। ये क्या करते हैं, MgCl2 और CuSO4 ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फाइनली हमारा लास्ट में क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, याद रखना।
कार्बन मोनोऑक्साइड और का रिडक्शन कराते हैं। क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं और कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं। इसमें जो कैटालिस्ट यूज करते हैं याद रखिएगा वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, याद रखिएगा। इसमें बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय यूजिंग जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड एज मेटल कैटालिस्ट। क्लियर है क्या? यहाँ से भी आप मेथेनॉल बना सकते हो। इंडस्ट्रियल का मतलब अगर आपको लार्ज स्केल पे मेथेनॉल बनाना हो तो आप इस मेथड को यूज करते हो। क्लियर है क्या? चलिए मेथेनॉल हो गया। अब हम बात करते हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल क्या होता है फटाफट देखिएगा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 350 केल्विन। ये भी कलरलेस लिक्विड होता है। कॉमन नेम इसका ग्रेन एल्कोहल होता है, याद रखिएगा, है ना। एल्कोहल में यही यूज होता है, जो भी एल्कोहल होता है ना यही होता है। पावर एल्कोहल, इसको हम लोग पावर एल्कोहल बोलते हैं। पावर एल्कोहल का ये नहीं मतलब है कि पावर देता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए आगे देखिए, मतलब ज्यादा जगह पे यही अल्कोहल यूज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर अल्कोहल बोलते हैं। ये मत सोचेगा कि पावर अल्कोहल है तो पीने के बाद इसको पावर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा जगहों पे जो भी अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं वो एथेनॉल ही यूज करते हैं। बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्री में एथेनॉल को कैसे बनाया जाता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन से बनता है। क्या मैंने आपको एल्कीन का हाइड्रेशन बताया था? बिल्कुल। तो एथिलीन ले लो और इसका हाइड्रेशन करा दो, डाइल्यूट एसिड ले लो और H+ से अटैक करा दो, बस यहाँ से आपका ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो याद रखना यही उसका क्या होता है, जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम लोगों ने पढ़ा था वही इंडस्ट्रियल मेथड होता है एथेनॉल का। क्लियर है क्या? बाई फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होता है? C12 है, H22 O11 है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? एक इन्वर्ट शुगर होता है, इन्वर्ट शुगर होता है, इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं। हम लोग इन्वर्टेज क्या लेते हैं? इसमें एंजाइम लेते हैं, ये हमारे एंजाइम होता है। तो माल्ट शुगर या फिर इन्वर्ट शुगर को इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है? ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्लियर है क्या? समझ में आया? और यही जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बना है इसको हम लोग क्या करते हैं? जाइमेज, है ना, जाइमेज के एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या बना देता है? इथेनॉल बना देता है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम इन्वर्ट शुगर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप क्या ले लो? इन्वर्ट शुगर ले लो या माल्ट शुगर ले लो। फॉर्मूला दोनों का क्या होता है? वही C12 H22 O11। इसको हम लोग क्या करते हैं? एक एंजाइम लेते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? इन्वर्ट शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, ठीक है। और जो माल्टोज एंजाइम होता है ये क्या करता है? माल्ट शुगर को कन्वर्ट कर देता है टू ग्लूकोज में, केवल ग्लूकोज में, ठीक है। अब यही जो ग्लूकोज बना है ये या फ्रक्टोज जो बना है ये क्या, इसको क्या करता है? जाइमेज एंजाइम जो होता है कन्वर्ट कर देता है किसमें? CH3CH2OH, मतलब एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है और यही एथेनॉल होता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस भी आपसे पूछा जा सकता है। जो भी लिखा हुआ है ना ये NCERT में है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा है हम लोगों ने, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे आपका हाइड्रेशन, जब आप एल्कीन का हाइड्रेशन कराते थे तो क्या बनता था? एल्कोहल बनते थे। उसी प्रकार जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओगे, है ना, तो याद रखिएगा वो एल्कीन बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ध्यान से। ये मान लीजिए कि कोई एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ से आप क्या बना रहे हो? एल्कोहल, CH3CH2OH। ये है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसके बारे में कई बार हम लोगों ने पढ़ चुका है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4। क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट H2SO4। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तभी डाइल्यूट लिया गया ना, हाइड्रेशन का मतलब H2O जोड़ रहे हो ना, H2O लगा रहे हो। यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। सारा कुछ मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे इसमें रिंग एक्सपेंशन होता है, कैसे सारी चीजें डिस्कस की हुई है ना। कहाँ पे? हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। फिर अगर आप इसका डिहाइड्रेशन कराओगे, डिहाइड्रेशन में याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। आपको पता होगा जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, एसिड अटैक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अपने हाथों पे मतलब डालना मत, गिरा लोगे तो क्या होगा? देखोगे वहां पे रेड रेड पड़ जाएगा, है ना। तो रेड रेड क्यों पड़ता है? क्योंकि मास्टर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। मेरी बात आपको क्लियर है क्या? बताओ सभी लोग। तो अगर आपको एल्कोहल से एल्कीन बनाना हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और अगर एल्कीन से एल्कोहल बनाना हो तो डाइल्यूट H2SO4। मैकेनिज्म सेम टू सेम है, दोनों में ही कार्बोकेटायन बनाता है, ठीक है। चलो मैं आपको इस प्रोसेस को बताता हूँ होता कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। यहाँ पे अटैक कौन करेगा? H+ अटैक करेगा, और H+ जब जाएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा? सबसे पहले CH3CH2, यहाँ पे O, ये H2+ आ जाएगा। यहाँ से H2O निकल जाएगा, फाइनली हमारा बन जाएगा CH3CH2। यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया। और अगर ये कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है, अब आपको क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टी होती है बगल से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है, और एल्कीन आपको ऐसे बनाना है ताकि जो प्रोडक्ट बने वो स्टेबल बने। और ये इवन रिएक्शन, कौन सा? इवन मैकेनिज्म। इवन हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही। तो यानी कि यहाँ पे एल्कीन बनेगा तो बगल से हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। हाइड्रोजन को जब एलिमिनेट करेगा निगेटिव चार्ज आएगा, और प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है क्या? बोले सभी लोग? ठीक है। तो याद रखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें
सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करो, CH बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बना रहे हो, पाई बॉन्ड बना रहे हो, है ना। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा। ये रिएक्शन तभी फेवर करेगी जब हाई टेम्परेचर आप लोगे। क्लियर है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। जब आप यहाँ पे H+ से अटैक कराओगे तो यहाँ पे H2O+ आएगा, H2O निकल जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, बगल से हाइड्रोजन लीड करेगा और ये हमारा एल्कीन। ठीक है, यहाँ भी वही है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से इन्वर्ट करें, यहाँ से करें, राइट साइड से करेंगे, क्योंकि जब राइट साइड से आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे एल्कीन आएगा, ताकि दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में हो। स्टेबिलिटी भी ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं बनेगा। ये मत करना कि अगर आप लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन निकालोगे तो ऐसे बनेगा, इसकी तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, नॉन स्टेबल मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये आपका बेंजीन बन जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बताइए सभी लोग। ठीक है, एसिड कैटालिस्ट क्या मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, चाहे अगर आपको कभी एल्कोहल से, मतलब ये एल्कोहल का क्या करा है, डिहाइड्रेशन, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लो टेम्परेचर लोगे ना तो ये सब वैसे पूछेगा नहीं, बट याद रखना ये दोनों, याद रखना ये दोनों टेम्परेचर अगर नहीं मेंशन किया है तब भी एल्कीन बनाना, अगर 160 लिखा है तब भी एल्कीन बनाना, अगर 140 टेम्परेचर दे दिया है, अगर टेम्परेचर 140 130 इसके आसपास दे दिया है तो याद रखिएगा ईथर बनाइएगा। क्या बना दीजिएगा, ईथर। मतलब होता तो डिहाइड्रेशन ही है, यही रिएक्शन फेमस है। मान लीजिए अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता है एल्कोहल के लिए, एल्कोहल की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराते हो, और अगर क्वेश्चन में क्या दे देता है, टेम्परेचर दे देता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको याद रखना है ये आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एस्टरिफिकेशन के बारे में। तो एस्टरिफिकेशन को फटाफट आप लोग देख लो, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। एस्टर कब बनता है, सोचो, जब आप एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हो, एसिड प्लस एल्कोहल। अब आप बोलोगे सर ये तो आसान सा है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू वाटर प्लस सॉल्ट, है ना, या एस्टर, ऐसे ही तो होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल देखो, ये आपका एक एसिड है RCOH और ये एल्कोहल है। याद रखने वाली बात ये है कि एल्कोहल से हमेशा हाइड्रोजन जाता है, ये H2O निकालना है आपको, वाटर निकालना है, वाटर में जो HOH निकलता है, याद रखिएगा एल्कोहल से हमेशा हाइड्रोजन निकलता है और एसिड से हमेशा OH निकलता है। ये बात याद रखिएगा, फिर से सुन लो, एसिड से OH और एल्कोहल से हाइड्रोजन, यही निकालेंगे और फाइनली हमारा एस्टर यहाँ पे बन जाता है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए हैं। फिर से जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और यहाँ से H2O को निकाल के और ये फाइनली हमारा एस्टर बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो स्टार जो बनेगा, क्या जो स्टार बनेगा उसमें एस्टर आएगा? बिल्कुल, देखो स्टार जो बन रहा है, ये जो ऑक्सीजन का स्टार, ऑक्सीजन का मतलब, ये स्टार मतलब क्या है, ऑक्सीजन का मतलब उसका एक आइसोटोप्स है, उसका एक आइसोटोप, जैसे ऑक्सीजन होता है ना 16 ले सकते हो, ऑक्सीजन का 16 8 ले सकते हो ना, इस तरह से उसका मान लीजिए कि एक आइसोटोप्स है, दूसरा ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो स्टार वाला ऑक्सीजन किस में आएगा, एस्टर वाले में आएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे देखो, एसिड का OH, इसका H, देख रहे हो, एसिड का देखो ये OH और इसका H, देख रहे हो, ये बन गया। इसका देखो एसिड का OH, इसका H, देख रहे हो, बस फटाफट हो गया। तो कभी भी एसिड और एल्कोहल एक साथ अगर बगल बगल आ गए, पास पास में आ गए, तो हमेशा एस्टरिफिकेशन होता है और एस्टर बनता है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए, ये लैक्टोन बनता है यहाँ से, लैक्टोनिफिकेशन इसको बोलते हैं, देख सकते हैं नीचे वाले रिएक्शन को। ठीक है, पूछ सकता है, कभी कभी नाम देके पूछ सकता है, लैक्टोफिकेशन, है ना। इसमें क्या बनते हैं, साइक्लिक एस्टर, ये होता है आपका लैक्टोन। रेट अगर आपको देखना हो तो रेट बताओ, रेट कैसे देखेंगे, सिंपल सी बात है यार। रेट अगर आपको एस्टरिफिकेशन का देखना हो तो एस्टरिफिकेशन का रेट देखने के लिए याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री का होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बस सिंपल आपको H2O निकालना है, तो जितना लेस इंडेड होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। वैसे ही याद रखिएगा, जितना माइनस सम इफेक्ट होता है ना, ये माइनस सम इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन उतना ज्यादा होता है। कुल मिला के आपको क्या देखना है, बस स्टेरिक क्राउडिंग देखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे तो कोई कार्बोकेटायन ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो बस आपको स्टेरिक क्राउडिंग दिख रहा है, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस जितना कम होगा उसका रेट या स्टेरिफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ही आसानी से एस्टर बनेगा। क्लियर है क्या? और ये तो याद ही आपको, माइनस में इफेक्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो आपका रेट ज्यादा होगा। तो कुल मिला के ये कुछ नाम है। इफ एस्टरिफिकेशन इज कैटालेट, इसको कैटालाइज कर दो, है ना, बाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन द रिएक्शन इज नोन एज फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन। ये कुछ नहीं है, ऐसे ही याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि चाहे एसिड ले लो, देखो यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं, ध्यान से सुनना। ये आपका एसिड अल्कोहल है तो ये बन गया, ठीक है, ये तो सिंपल समझ में आता है। अगर आप एसिड की जगह पे कुछ एसिड का डेरिवेटिव ले लो तब भी यही प्रोसेस होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला, जब आप RCOH ले लेते हो, RCOH को हटा के यहाँ पे Cl लिख लो या X लिख लो, चलो हाइड्रोजन कोई लिख लो, या फिर आप यहाँ पे कोई एनहाइड्राइड लिख लो, OCOR लिख लो या एस्टर लिख लो, कुछ भी लिख लो। अगर आप इसका ROH से रिएक्शन कराओगे, जैसे ROH का मतलब एल्कोहल, एल्कोहल से H जाता है और इससे OH जाता था, अब पहले OH जाता था, अब ये जाएंगे,
ठीक है, बस आपका फिर से वही एस्टर बनेगा, RCOOR बनेगा। तो जो काम एसिड में होता था, यहाँ पे ये निकल जाएगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो जाएगा। वैसे मैं पूरा आपको मैकेनिज्म बता दूं अगर आप कहो तो। देखो मैकेनिज्म ऐसे होगा, R माइनस है ना, ये अटैक करेगा, RO माइनस अटैक करेगा, RO माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यही अटैक करेगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फिर से वापस यहाँ से ये गुड लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा, और फाइनली आपका ये एस्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ रिएक्शन और है छोटे छोटे, जैसे एक है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन और टॉसिलेशन है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको देख लीजिए, है ना, छोटे छोटे एक एक लाइन के। शॉर्टन बॉमन में क्या होता है, हम लोग एसिटिल क्लोराइड मतलब RCOCl को PHOH मतलब फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं। तो फिनॉल मतलब ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अटैक करेगा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पे, पिरिडीन लेते हैं प्रेजेंस में, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फेनिल एसीटेट बन जाता है। तो कुल मिला के वही रिएक्शन फिर से है, देख लीजिए, फिर से वही यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से H यहाँ से Cl निकाला गया होगा ना, देख रहा हूँ वही है ना, एस्टर वाला रिएक्शन है। ठीक है, चलिए मतलब अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग नाम हो जाता है, तो नाम उतना आपको नहीं याद रखना है, बट या नीट वाले हो तो याद कर लेना। जेई में तो नहीं उतना नाम याद रखना होता है, बट नीट वालों के लिए तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो नीट वाले तो जो भी नाम होगा ना सब रट डालना है, कुछ भी मत छोड़ना। चलो बात करते हैं टॉसिलेशन। टॉसिलेशन में क्या करते हैं, आप टॉसिल क्लोराइड लेते हो, ठीक है, ये आपका टॉसिल क्लोराइड है, ठीक है, यहाँ तक टॉसिल ग्रुप होता है, तो टॉसिल क्लोराइड है, यहाँ पे ROH है, फिर से यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। हमेशा याद रखना एल्कोहल का H निकलता है ना, बाकी वाले का देख लीजिएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा और आपका टॉसिल क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ, टॉसिल क्लोराइड बन जाएगा। और यही जो टॉसिल मतलब टॉसिल क्लोराइड से ये बन जाएगा ना, टॉसिल क्लोराइड से ये बन जाएगा, और ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये जो होता है याद रखिएगा, ये क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब आपको ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मतलब आप किसको किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओगे, कहने का मतलब ऐसे लिख जाएगा, टॉसिल क्लोराइड है ना, जैसे ऐसे ROTS लिख देगा, है ना, मतलब जब OTS क्या है, ये चीज है, ये पूरा ROTS है ना, तो OTS है। OTS अगर कहीं भी लिखा रह जाए याद रखिएगा, ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। हो सकता है कि आपको इसका नाम ना दे एग्जाम में, आपको बस ऐसे लिख देगा ROTS है, कोई दे देगा न्यूक्लियोफाइल दे देगा, उससे रिएक्शन करा, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ से OTS एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और आसानी से निकल जाएगा और आपका RNU बन जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये हमारा टॉसिलेशन। अब हम बात करते हैं एल्कोहल का एक्टिव मेटल टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही आसान सा है और इसको आप आसानी से समझ भी जाओगे, मुझे पता है। एक्टिव मेटल टेस्ट में क्या होता है कि जब आप एल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करोगे, देखो एल्कोहल में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि ये एसिड का काम कर सकता है, यानी कि ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, सॉल्ट बना सकता है। ठीक है, मानते हो इस बात को आप लोग, क्लियर है। चलिए अब ये क्या करेगा, एसिड और बेस रिएक्शन करेगा। यहाँ पे देखो सोडियम है या NaH है या फिर NaNH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग इनको स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्ट मतलब Na आ जाएगा, यहाँ से H हटेगा, Na आ जाएगा, और यहाँ से आपका मेटल एल्कोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड है इस तरह से, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी या अमोनिया गैस। NaNH2 लोगे तो अमोनिया गैस निकलेगा, सोडियम और सोडियम हाइड्राइड लोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, चलो फिर ये देखो ड्राई ईथर, ये कौन सा रिएक्शन है, याद है, याद आया, मैंने इसको पढ़ाया था आपको, कहाँ पे, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना। ये कौन सा है, ये आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। तो विलियमसन पढ़ेंगे हम लोग, ईथर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। वहां पे भी इसमें क्या हो जाएगा, RCl मतलब SN2 रेडी होना चाहिए, बस RO माइनस अटैक करेगा, यहाँ से Cl हटेगा और ये ROR ईथर भी बन जाएगा। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, बताओ। अच्छा NaOH से ये रिएक्शन नहीं करेगा, या NaSO3 जो वीक एसिड होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आप बोलोगे सर हम लोग को तो यही आज तक सुना था बचपन से कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यहाँ पर तो आपने इसकी कोई वैल्यू ही नहीं दी, इसकी तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा। क्यों यार, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NaOH को स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NaOH स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, NaOH मीडियम बेस होता है। कैसा होता है, मीडियम। कहाँ, ऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, वहां पे तो इसके रॉब है ना, वहां पे तो इसके बड़े भौकाल है, लेकिन यहाँ पे इसके बेचारे का कोई भौकाल नहीं, इससे भी ज्यादा इन सबका होता है। सोडियम लिखा हो, NaH लिखा हो, NaNH2 लिखा हो, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो ये NaNH2 आपको याद होगा तो हम लोग E2 एलिमिनेशन में भी यूज किए थे, याद है, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये आपके वीक बेस है NaCO3 और Na2CO3, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और बची हैं जिससे कि आपका ये अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें बची हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम बात करते हैं ग्रुप मेथड। कौन सा मेथड, ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड में क्या होता है, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अगर आप एल्कोहल लेगो, इसकी रिएक्शन वही कॉन्सेंट्रेटेड स्टील एनहाइड्रेट Zn Cl2। याद है ये कहीं और लिखा था, अगर आपको याद होगा
तो ये ल्यूकास में भी यही रीजन था, ल्यूकास रीजन में, ठीक है। और ये बना देता है क्या, RCl बना देगा, क्या बना देगा, RCl बनाएगा। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, यही इतना याद रखना है। इसमें जानने वाली बात यह है कि इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो SN1 कैसा होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि देखो, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री होगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए कौन सा मैकेनिज्म मैंने बताया था, SN1 या SN2, इसमें तो SN2 होगा ना। लेकिन अगर 3 डिग्री हो जाए तो 3 डिग्री के लिए कौन सा मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 होगा, और इन सब के लिए कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। क्लियर है क्या, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। समझना क्या है, आप बोलोगे सर बेटा फिर से रिवाइज कर दीजिए। तो देखो ये एक अल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से कराते हैं, ठीक है। जब इस रिएक्शन को कराओगे तो आपका एक एल्किल हैलाइड बनेगा, RCl बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा या एल्किल क्लोराइड बनेगा। अब ये जो एल्किल क्लोराइड बना, इसमें जो मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया है 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा तो SN2 को फेवर करेगा ये रिएक्शन, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो ये आपका SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता आपका देखो, ध्यान से देखो तो वही चीज लिखा हुआ है, ल्यूकास रीजेंट है। तो ल्यूकास रीजेंट के बारे में इसको मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था, बट फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा आप लोग को पूरा। ल्यूकास रीजेंट क्या होता है, ल्यूकास रीजेंट सबसे पहले आपको याद है और क्या होता है, ZnCl2 होता है, एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब इसमें वाटर नहीं होता। तो कुल मिला के इसमें आपने क्या क्या लिया है देख लीजिए, ल्यूकास में क्या क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है। इसमें क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको पहचानना है, ठीक है, तो ल्यूकास रीजन सबसे बेस्ट मेथड होता है। कैसे, मान लीजिए कि आप गए लैब करने, स्कूल में गए, आपके टीचर ने बोला कि देखो बेटा मैं आपको एक अल्कोहल देता हूँ, आप पता करके बताओ ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आप क्या करो, ठीक है बोलो, ठीक है टीचर मुझे 10 मिनट टाइम दो, मैं भी करके दिखाता हूँ। तो आप क्या करो, अल्कोहल ले लो जो भी टीचर ने दिया है, उसमें ल्यूकास रीजन डाल दो। अगर ल्यूकास रीजन डालने पर, देखो ये ल्यूकास रीजन डालने पे व्हाइट टर्बिडिटी बनेगी, ये तो पक्का है, ये तो 100% श्योर है, व्हाइट टर्बिडिटी बनना ही बनना है। लेकिन अब आप बोलोगे सर व्हाइट टर्बिडिटी बनेगा तो कैसे पहचानेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन टाइम का फर्क है, मतलब अगर टीचर ने आपको 3 डिग्री अल्कोहल दिया होगा तो जो व्हाइट टर्बिडिटी बनेगा विद इन सेकंड, 2-3 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है ना। देखो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इमीडिएट बन जाएगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म होगा, अभी पीछे बताया था ग्रुप मेथड में ना, यही चीज था ग्रुप में। और 2 डिग्री होगा तो टाइम लेगा 3 से 5 मिनट, आप वेट कर रहे हो 4-5 मिनट, अगर तब व्हाइट टर्बिडिटी बन रहा है यानी कि 2 डिग्री होगा। और अगर व्हाइट टर्बिडिटी काफी टाइम 30 मिनट या उससे ज्यादा टाइम लेता है तो समझ लीजिएगा 1 डिग्री अल्कोहल रहा होगा, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल व्हाइट टर्बिडिटी तुरंत देता है, ठीक है। तो ल्यूकास रीजन के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, उसके बाद 2 और सबसे धीरे 1 डिग्री। क्लियर है, यही आपका ल्यूकास रीजेंट और ल्यूकास टेस्ट है, इसके बारे में इतना ही पूछेगा। डार्जन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, SNI मैकेनिज्म याद है आपको, ये हम लोगों ने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं। पिरिडीन नहीं लेंगे, पिरिडीन नहीं लेते, याद रखिएगा, केवल SOCl2 लिखा होगा, पिरिडीन लिख देगा तब वो अलग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैंने पीछे पढ़ाया था। इसमें SNI मैकेनिज्म होता है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। SNI में बस याद इतना रखिएगा कि इसमें आपका रिटेंशन होता है, रिटेंशन का मतलब जो रिएक्टेंट यहाँ पे वही प्रोडक्ट बनेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिर से यहाँ पे क्या होगा, Cl आ जाएगा, OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। देखो यार बार बार मैं बोलता हूँ क्या, अगर आप पहले मेरा पिछला लेक्चर देखो फिर इसको देखो, मतलब सीरियल वाइज आपको देखना है, ये मैं बार बार बोलता हूँ ना। तो ये अगर उसको आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, तो यहाँ पे SO2 और ये Cl गैस ये भी निकलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की थी, तो फिर से इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी में, अगर हम फटाफट देख लेते हैं कुछ चीजें और। रिएक्शन विद ROH विद PCX3, आपके पास एक अल्कोहल है और PX3 है, तो इसके साथ क्या बनेगा ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि इसमें जब PX3 लेना, इसमें रटने वाली बात ये है, देखो ROH ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। मैंने बताया था जब PX3 होता है तो S3PO3 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, S3PO3 और प्लस RCl तो बन ही जाएगा, है ना। ये सब PX3 हो गया, SOCl2 हो गया डार्जन वाला, ये सब क्यों लेते हैं, ये सब तभी लेते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कोहल होता है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप होता है, हेलोजन तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आप देखो क्या कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, आप बैड लिविंग ग्रुप को हटा दे रहे हो। कैसे हटा पा रहे हो, ये PX3 की मदद से। PH3 क्या है, लिविक एसिड है ना, तो इसका मैकेनिज्म आपको नहीं जानना, बस यही याद रखना, हम लोग किसी डायरेक्ट हैलाइड आयन से
इसको हम नहीं हटा सकते, इसलिए हमको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा रिएजेंट ताकि यहाँ से OH आसानी से निकल सके, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाया जा सके। इसके लिए हम लोग अलग अलग रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे PX3 यूज करते हैं, PCl5 या PX5 यूज करते हैं, SOCl2 यूज करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं। ये चारों पांच ही चीजें आप याद रखिएगा, सब एक ही टाइप के होते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, तो PX3 जब रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ से फिर से वही क्या होगा, OH हटेगा और यहाँ से RX बन जाएगा, सिंपल सी बात है। प्लस H3PO3 बनता है, क्या बनता है, H3PO3, है ना। और अगर PX5 लेते हैं तो यहाँ PX5 लेते हैं तो यहाँ से क्या बनता, POCl3 बनता, और यहाँ से आपका RX अभी भी वही बनता। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो फिर से ये पूरा मैंने आपको बताया था, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तो कई बार हो चुका है यार, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनता है बताओ, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्कोहल कीटोन बनेगा, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो याद है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस पूरा स्लाइड ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, कार्बोनिल वाले कंपाउंड में। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आप CrO3 H2SO4, इसको जोन्स रीजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, CrO3 और H2SO4 को, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कि अगर ये आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो ये किसमें चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा 1 डिग्री अगर आप अल्कोहल लोगे, ये चेंज कर देता है उसको एसिड में। ये सारे रीजन क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में चेंज करते, चाहे H2Cr2 लो, चाहे K2Cr2 लो, चाहे KMnO4 लो, चाहे जोन्स रीजन CrO3 + H2SO4 लो, कुछ भी ले लो, सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल का तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बेचारा बस कीटोन में जा पाएगा, कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप PCC या PDC ले लोगे तो 1 डिग्री एल्डिहाइड, याद 1 डिग्री अल्कोहल किसमें, एल्डिहाइड में, याद रखिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल किसमें, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल तो अभी भी किसमें जाएगा, वो कीटोन में ही जाएगा, कीटोन से आगे तो जा ही नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। KMnO4 होगा, देखो एसिड बनाएंगे, और अगर PCC PDC होगा तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं। तो टिक आपको ऑप्शन में ये करना है और इसमें ये करना है। तो PCC PDC रट लो। PCC मतलब क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमाइड, और PDC मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। चलो आगे देखो, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना। तो चलिए आगे देख लीजिए। अब डिहाइड्रोजनेशन ये भी पढ़ा था यार, एल्डिहाइड कीटोन में, ये भी जिसने हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें देखो 1 डिग्री, इसमें याद रखना कोई भी अल्कोहल लोगे आपको हमेशा कॉपर के साथ हीट अगर आप करते हो, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 निकाल लेते हैं, एक हाइड्रोजन H के साथ एक हाइड्रोजन CH का निकाल देते हैं, H2 निकाल देंगे, और फाइनली हमारा एल्डिहाइड CH2 बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कीटोन बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड। कुल मिला के ऑक्सीडेशन आपको केवल एक ही बार करना है, एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर एसिड दिया है तो समझ लीजिए गलत है, तो कॉपर के साथ हीट करने पे 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज हो जाता है। और अगर 3 डिग्री हो गया, याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल हो गया तो एलिमिनेशन होगा, इवन एलिमिनेशन होता है, और यहाँ पे एल्कीन बनता है। तो एल्कीन कैसे बनेगा, ये देखो COH है, यहाँ पे देखो CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे R है, तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा, और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कोहल। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं रेडाई फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस। अभी पीछे मैं इसके बारे में बात कर रहा था, बट यहाँ पे हम लोग इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना होने पाए। तो HI रेड फास्फोरस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये भी एक रिडक्शन है। ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से बात कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एसिड है, एसिड के रिएक्शन आप HI फास्फोरस से करोगे तो याद रखिएगा रिडक्शन हो जाएगा। और एसिड का रिडक्शन जब आप करोगे, ये समझना, अभी तक आप जब एसिड का रिडक्शन करते थे, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, देखो NaS से करा दो, NaBH4 या SBH वो लिख दो, इसको SBH से करा दो, सब पढ़ाया था ना। उसके बाद मेटल एसिड से करा दो, मेटल एसिड से करा दो। चलो और लिखता हूँ, H2Ni से करा दो, और बताओ। चलो इतनी सारी चीजें आपको याद होंगी। तो ये सब क्या करते थे, रिडक्शन करते थे, और रिडक्शन करके किस में चेंज करते थे, RCH2OH में कन्वर्ट करते थे। अब इसमें खास बात क्या है, HI रेड फास्फोरस भी रिडक्शन करता है बट इनसे अलग है। HI रेड फास्फोरस भी रिडक्शन करता है बट इनसे अलग है। वो क्या करता है मैं आपको बता दूं, ये इसको भी अल्कोहल करके एल्केन में, मतलब आप जब अल्कोहल को रिडक्शन करते हो तो एल्केन बनता है, तो ये लास्ट में एल्केन में चेंज कर देता है। मतलब अल्कोहल नहीं दिखता, बिल्कुल इसको लास्ट तक पहुंचा देता है ना।
मारते मारते उसको सीधा खत्म ही कर दे, मतलब ऐसे समझो। ये सब तो मतलब अल्कोहल तक लाके छोड़ देते हैं, है ना, ये सब तो मतलब ला ला के उसको मार मार के छोड़ देते हैं अल्कोहल तक एसिड को। लेकिन ये कहने का मतलब ये है, देखो एसिड का जब आप रिडक्शन करते हो ना, तो पहले एल्डिहाइड बनता है और इसके बाद अल्कोहल बनता है और उसके बाद आपका एल्केन बनता है। ये बात मानते हो आप लोग? तो ये सारे रीजेंट क्या करते हैं, एसिड से यहीं तक लेके आते हैं, ठीक है ना। और एसिड से एल्केन कौन लेकर आता है, एसिड से एल्केन कौन लेता है, याद रखना, एच आई रेड फास्फोरस। कौन? एच आई रेड फास्फोरस लेके आता है। अच्छा आप बोलोगे सर एक आध ये भी बता दो, एसिड से एल्डिहाइड कौन लेके आता है, बताओ 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 बताओ, एसिड से एल्डिहाइड कौन लेता है? डाइबाल याद है, डाइबाल, डाइबाल एच याद है, डाइबाल एच। तो वो क्या करता था, एसिड से एल्डिहाइड। ये से चार्ट बना के अगर आप याद रखोगे ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो कुछ भी आ जाए सबको एल्केन में, देखो आर सी ओ सी, और इसको यहाँ पे ब्रेक करना, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये देखो एल्केन बन गया। यहाँ पे देखो आर सी ओ आ रहा है, ब्रेक करना, यहाँ से एल्केन, यहाँ भी एल्केन, ठीक है, सारे एल्केन बन गए। यहाँ पे देखो एल्केन बना दो, आर सी ओ, आर सी एस थ्री बन जाएगा। बस आपको एच आई रेड फास्फोरस मिल जाए, कुछ भी आ जाए, सबको किसमें चेंज कर देना है, एल्केन 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 एल्केन, सबको एल्केन। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ पे दो आर था तो एक ही आर क्यों लिखा गया? यार इस एक बात बताओ, रिडक्शन करने पे क्या करते हैं, किसी बॉन्ड को एच एच देके ब्रेक करते हैं ना। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, तो आर एच ही तो बनेगा। कितने मोल? 2 मोल, तो 2 मोल आर एच का बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी बॉन्ड से आर ओ एच है, इसको रिडक्शन करना है, तो एक एच यहाँ दोगे, एक एच यहाँ दोगे। रिडक्शन का मतलब होता है बॉन्ड को एच एच देके ब्रेक करना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बॉन्ड को ओ एच देके ब्रेक करना, और यहाँ पे आपका बन जाएगा आर एच बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ देखो कीटोन है, ये देखो बन गया, यहाँ देखो ओ एच है, देखो रिडक्शन सबका हो रहा है कि नहीं, फटाफट देखो और सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करो। आई थिंक आपको, ये देखो एसिड है, ये देखो एल्डिहाइड है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, खत्म। तो ये चाहिए फास्फोरस का काम तमाम, कुछ भी आ जाए एल्केन में ही कन्वर्ट कर देना। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो 10 से 12 मिनट का ये टॉपिक और बचता है, तो चलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। इसको बोलते हैं पिनाकोल, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। ये होता कैसे है, ध्यान से सुन लो, ये आप लोग को एक्चुअली आता है। सबसे पहले आपको पिनाकोल का फॉर्मूला याद रखना है। तो इसको फॉर्मूला क्या है, CH3 सी, यहाँ पे OH, आप यही रिएक्शन याद करिएगा, आएगा तो यही आएगा आपके एग्जाम में, ये कंफर्म है। तो CH3 और यहाँ पे CH3 है। इसके रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2SO4 से, मतलब एसिडिक मीडियम लिया है, H2SO4 आपने एसिडिक मीडियम लिया है। एसिडिक मीडियम का मतलब अटैक कौन करेगा, चलिए मैं पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेगा, जैसे आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते थे, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। H+ अटैक करेगा, करेगा भैया, तो यहाँ पे H2O+ बनेगा, H2O+ आ जाएगा, फिर H2O निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, मोर स्टेबल होना चाहेगा। आप खुद बताओ, क्या अभी ये कार्बन मोर स्टेबल है, या अभी भी ये स्टेबल और ज्यादा बन सकता है? तो आप बोलोगे सर लगता तो है कि स्टेबल है। नहीं यार, अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है ना, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, उसको खाना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चाहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से मिल रहा है। ये कार्बोकेटायन यहाँ जाने के लिए क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ से मिथाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा बन जाएगा C, और यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन, यहाँ से मिथाइल चला जाएगा उसके पास, तो 3 मिथाइल यहाँ पे आ गया, देख लो। और बस जैसे ही आपका मिथाइल बन गया, अब आप क्या करोगे बताओ, ये OH आ गया। कार्बोकेटायन क्या करता है, बगल से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है, तो इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा, कार्बोकेटायन यहाँ से चला जाएगा, और फाइनली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा O, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर भी CH3। ना समझ में आया करे ना, आपके पास पूरा वीडियो है ही, तो फटाफट क्या करो, चीजों को लिख लिख या 2-2 3-3 बार देखो, बिल्कुल रट डालो, यही से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और बाहर से तो नहीं आने वाला है, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC की, है ना। ये POC क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें कुछ हम लोग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट है, ल्यूकास तो पढ़ ही लिए हैं, विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में चलो पढ़ लेते हैं। छोटा सा जानकारी लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा रहेगा बुक में, मत पढ़िएगा, फालतू मत पढ़िएगा, जितना बोल रहा हूँ उतना ही पढ़िएगा, क्लियर है। तो देखो विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, फटाफट जानना। ये भी हम लोग इसको यूज करते हैं डिस्टिंग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचान करने के लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना जो विक्टर मेयर टेस्ट है ना, ये आरबीसी याद रखना, बस इतना ही जानना है। इसमें आर का मतलब रेड, है ना, रेड ब्लड सेल नहीं है, क्या है, बी मतलब ब्लू है,
और सी का मतलब कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो रेड कलर देता है, याद रखिए। मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो विक्टर मेयर टेस्ट के साथ रेड कलर देगा। तो रेड कलर अगर आ रहा है समझ लीजिएगा कौन सा होगा, कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री होगा। और अगर ब्लू कलर आ रहा है तो समझ लीजिएगा 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर कलरलेस आ रहा है तो समझ लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, बस इतना ही जान लो, इससे इसके ज्यादा इसमें नहीं जानना है। ल्यूकास तो बता दिया था कि 3 डिग्री वाइट टर्बिडिटी तुरंत दे देगा। 2 डिग्री, 2 डिग्री क्या देगा? 5 मिनट लगेगा। और 1 डिग्री थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 मिनट का टाइम लग जाएगा। एक्टिव मेटल टेस्ट भी हो सकता है, वो दे दी, बता दिया मैंने। सोडियम Na होगा तो ये दे देगा, है ना, ये सब होगा तो दे देगा। तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर है क्या? चलिए, NaOH नहीं देता है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए NaH होगा, ये NaH होगा, याद है, ये मैंने लिखवाया था आपको एक्टिव मेटल टेस्ट। तो एक्टिव मेटल टेस्ट किसके साथ देगा? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ देगा। ठीक है, तो ये एक्टिव मेटल ले लो, यहाँ पे रिएक्शन हो जाए तो समझ लीजिएगा कि ये अल्कोहल रहा होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। ड्राई क्रोमेट टेस्ट है और ये लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है एल्कोहल का। उसके बाद ये पूरा आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है आई थिंक। अब इसमें कुछ बचा नहीं है आप लोगों का। तो चलिए हम लोग फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट क्या होता है? अगर आप एल्कोहल को K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का, अगर आप इससे रिएक्शन कराओगे तो ये एसिड बनता है ना। तो डाइक्रोमेट का मतलब इसका जो ऑरेंज कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? खुद देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना फिर से। ये जो ROH है ये अल्कोहल है, ये 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, दोनों में से कुछ भी। चलो 1 डिग्री मान लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल K2Cr2O7 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। कैसा होता है? ऑरेंज होता है। जब आप इसकी रिएक्शन दोनों कराते हो ना, तो यहाँ पे तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा RCOOH में। और K2Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है Cr में और ये +3 में आ जाता है। किसमें? +3 में। और इसका जो कलर होता है वो डीप, है ना, डीप ब्लू होता है। कैसा कलर होता है? डीप ब्लू कलर होता है। तो ऑरेंज से कलर हो जा रहा है डीप ब्लू, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? इसको बोलते हैं हम लोग डाइक्रोमेट टेस्ट। ठीक है ना, डाइक्रोमेट टेस्ट बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। मतलब कलर अगर चेंज हो रहा है ऑरेंज से डीप ब्लू, समझ जाइएगा कि 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्कोहल रहा होगा। 3 डिग्री अल्कोहल याद रखिएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब ये डीप ब्लू कलर नहीं देता है। एक बात बताओ, क्या आप डाइक्रोमेट टेस्ट से 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग कर सकते हो? नहीं। 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों ही रिएक्शन क्या करेंगे? ऑरेंज से कलर चेंज कर देंगे उसका डीप ग्रीनिश ब्लू में। लेकिन 3 डिग्री को कर सकते हो, 3 डिग्री तो रिएक्शन नहीं देगा। तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री को 3 डिग्री से अलग कर सकते हो इस मेथड से। लास्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, इसका येलो कलर होता है। ये अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये रेड कलर का हो जाता है। तो कुल मिला के अगर आपको कभी एल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको एल्कोहल और एल्डिहाइड में पहचान करना है कि एल्कोहल है या नहीं, तो कौन सा टेस्ट करा दो? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करा दो। अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में, अगर मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो येलो कलर का होता है, अगर आप उसको एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे, अल्कोहल में डाल दोगे, तो वो रेड कलर का हो जाता है येलो से। और अगर रेड कलर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये क्या रहा होगा? ये हमारा एक एल्कोहल रहा होगा। आई थिंक आपको ये एल्कोहल वाला पूरा चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। काफी सारी चीजें रिपीट भी होती हैं इसमें, तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आती हैं। इसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा ईथर एंड फिनॉल। तो फिनॉल एंड ईथर को इसके बाद आप लोग को लेक्चर देखना है। फिर फिनॉल एंड ईथर करने के बाद हम लोग एमीन्स करेंगे और एमीन्स के बाद हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद रिएक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 चैप्टर और बचते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर जो बायोमॉलिक्यूल्स है, और उसके बाद उसमें एक चैप्टर आपका पॉलीमर आएगा और बस ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।